70 साल का बूढ़ा अपनी 18 साला बीवी के पास जाने से पहले रोज एक चाय का कप क्यों पीता था, जानकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। मेरा नाम निदा है। मैं अपने माँ बाप की 7 औलादों में से पहली औलाद हूँ। खुशकिस्मती से मेरे माँ बाप ने सिवाय औलाद पैदा करने के और कोई काम नहीं किया। हमारे घर इंतहा की गुर्बत थी, अक्सर तो कुछ पीने को भी ना होता और फाका करना पड़ता। मैं इन्हीं हालात में जवान हुई और सोचा कि मेरे माँ बाप के पास तो इतना पैसा ही नहीं कि मेरी शादी कर दे, शायद सारी उम्र मुझे घर बिठाए रखेंगे। मगर मेरी हैरत की इंतहा ना रही जब अब्बा ने आकर एक दिन बताया कि मैंने लॉकडाउन वाले करियाना स्टोर के मालिक से तुम्हारा रिश्ता तय कर दिया है। मैं तो सुनकर ही चीख पड़ी। मैं गरीब जरूर थी, लेकिन थी तो लड़की ही ना। मेरे भी कुछ अरमान थे कि मेरा शोहर खूबसूरत हो और अमीर हो, मगर सब मलिया मेट हो गया। वो करियाने स्टोर वाला मुझसे उम्र में काफी बड़ा था और ना सिर्फ शादीशुदा बल्कि 3 बच्चों का बाप भी था। उसकी बीवी का इंतकाल हुए 1 साल हो गया था। दूसरी शादी के लिए उसने काफी कोशिशें की थी, मगर कोई भी उसे लड़की देने को तैयार ही नहीं था। मगर मेरे माँ बाप बड़ी आसानी से मान गए, क्योंकि उनके जिम्मे उस आदमी का जो कर्ज था वो इसी सूरत माफ हो सकता था जब मेरी शादी उससे हो जाती। मैं 20 साल की और वो 70 साल का, मगर मेरे माँ बाप तो ऐसे ही समझ रहे थे कि मेरे लिए शहजादे का रिश्ता आया है। उन्होंने जबरदस्ती मेरी शादी उससे कर दी। मेरे शोहर का नाम याकत था और वो कोई इतना खास अमीर नहीं था, बस एक करियाने की दुकान थी। मैं मरती क्या ना करती, उसी को अपना शोहर कबूल करना पड़ा, क्योंकि कोई और चारा ही नहीं था। उसके 2 लड़के और एक छोटी लड़की थी। मैंने फैसला कर लिया था कि मुझे अपने शोहर को हाथ में रखना है ताकि वो मेरे काबू में रहे। मैं कोशिश करती थी कि मेरा शोहर अपने बच्चों के साथ कम से कम राब्ते में रहे। मैं उसके बच्चों को उसके उठने से पहले ही स्कूल भेज देती और शाम को उसके आने से पहले ही जल्दी सोने का कह देती। उसके बच्चों को मैंने अपने काबू में इस तरह किया था कि वो सांस भी मेरी मर्जी से लेते थे। 3 बच्चों के बावजूद मेरा शोहर भरपूर जवान था। वो रोज रात को रोगन और बादाम पीस कर खाता था और कहता था कि इससे जिस्म में ताकत बढ़ती है। मेरी जब शादी हुई थी, उसकी सबसे छोटी बेटी 1 साल की थी और मजबूरन मुझे ही उससे पालना पड़ा था। लेकिन बेटे शुक्र है कि बड़े थे। मैं दिन गिन गिन कर अपने हामला होने का इंतजार करने लगी, लेकिन जाने मेरी किस्मत में क्या लिखा था। मैं जितनी ख्वाहिश करती अपनी औलाद की, उतनी ही देर होने लगी। शादी को 5 साल गुजर गए। इस दौरान मैं बस उसके बच्चों को ही पालने में लगी रही। 2 सालों बाद मालूम हुआ कि मैं तो बांझ हूँ और औलाद पैदा नहीं कर सकती। उस दिन के बाद तो जैसे मैं मायूस हो गई। इस घर और करियाने स्टोर के वारिस इसके बेटे ही होंगे। 2-3 साल मजीद गुजर गए। मेरे शोहर के दोनों बेटे उसने बाहर भिजवा दिए। मेरे शोहर की बेटियां 15 साल की हो गई थी और उसने मैट्रिक कर लिया था। मेरे शोहर का इरादा था कि वो अपनी बेटी को आला तालीम दिलवाएगा और मैंने भी इसके इरादे पर हामी भर ली, क्योंकि मुझे जब से मालूम हुआ था कि मैं मां नहीं बन सकती, तब से मैंने उसके बच्चों से प्यार करना शुरू कर दिया था। लेकिन मैं क्या जानती थी कि मेरी जिंदगी बर्बाद करने में मेरे शोहर का ही हाथ था। उस दिन वो शायद अपने किसी दोस्त से बात कर रहा था। मैं घर से बाहर थी और ड्राइंग रूम के अंदर कदम रखने ही वाली थी कि उसके मुंह से अपना नाम सुनकर गैर इरादी तौर पर रुक गई। वो कह रहा था कि निदा मेरी बेटी के लिए कुछ शॉपिंग करने बाहर गई है। हाँ यार, उसने तीनों बच्चों की परवरिश बहुत अच्छी की। अगर उसकी अपनी औलाद हो जाती तब वो सिर्फ अपने बच्चों से ही प्यार करती और मेरे बच्चों को भूल जाती। इसीलिए तो मैं उसे लगातार वो गोलियां खिला रहा था कि उसको हमल ना ठहरे। ये सुनकर तो मेरी नजरों के सामने जमीन आसमान घूम गए। मैंने बेयकीनी से अंदर देखा, जो हंस हंस कर अपने दोस्त से बड़े मजे से बात कर रहा था। उसने ही मुझे औलाद से महरूम रखा। मैं इतना बड़ा धोखा बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। 10-12 सालों की रफाकत सिर्फ एक शराब थी। एक दफा मैंने उसको सजा देने का फैसला कर लिया। उसके बड़े बेटे को फोन करके कहा कि अपने बाप को वहां बुला लो, तुम्हारा काम संभालने में मदद करेगा। मैंने इस तरह चाल चली कि बेटा राजी हो गया और अपने बाप को राजी उसने खुद किया। 2-4 माह के अंदर अंदर मेरा शोहर बाहर चला गया। पीछे मैं और मेरे शोहर की बेटी रह गई थी। मैंने अपने शोहर से बदला लेने की खातिर उसकी 18 साला बेटी की शादी किसी बूढ़े से करवाने का सोचा। यही तरीका था जिससे उसके दिल पर चोट लगती, जैसे मेरे दिल पर लगी थी। मैंने एक 70 साला बूढ़े आदमी से जबरदस्ती उसकी शादी करवा दी। लेकिन इसमें मेरा भी फायदा था, क्योंकि वो बहुत अमीर था और उसने मुझे इस शादी के लिए 5 लाख रुपए दिए थे। मैंने फैसला कर लिया था कि इस बूढ़े से इसकी जवान बीवी के जरिए खूब
सारी दौलत बटोरूंगी। 70 साल की उम्र में भी वो अच्छी खासी सेहत रखता था। जब वो रिश्ते वाली के साथ आया तो उसे देखकर मैंने कहा, बड़े मियाँ तुम्हारी तो अच्छी खासी सेहत है, क्या खाते हो? कहने लगा कि छोड़े इस राज को, खानदानी राज है, नहीं बता सकता। मैंने उससे कहा कि मैं तुम लोगों के साथ एक कोठी में रहूंगी, क्योंकि मेरा भी दिल था कि कुछ अरसा अमीरों वाली जिंदगी गुजार कर देखूं। मेरे शोहर की बेटी 18 साल की थी और निहायत मासूम। उसने चुप करके शादी कर ली और मेरे कहने पर किसी को भी ना बताया, ना अपने बाप को ना अपने भाइयों को। उनकी शादी की पहली रात ही मैं चौंक गई, क्योंकि वो 70 साल बूढ़ा कमरे में जाने के बजाय चोरी चोरी किचन में जा रहा था। मैं भी हैरानी से उसके पीछे गई और चोरी चोरी उसे देखने लगी तो मजीद हैरान हुई। लोग शादी की पहली रात दूध पीते हैं और वो चाय पी रहा था। यह हैरान कर देने वाली बात थी, चाय पीकर वो अपने कमरे में चला गया। वो 70 साल बूढ़े आदमी का कोई रिश्तेदार नहीं था, सिवाय एक दूर के भांजे के। वो सिर्फ निकाह के वक्त ही नजर आया था और बाद में छुपकर चाय पीना इतनी बड़ी बात नहीं थी। मगर हैरान कर देने वाली बात जरूर थी, क्योंकि रोज वो अपनी जवान और कम उम्र बीवी के पास जाने से पहले ही चाय पीता था। एक दिन मैंने दिन के वक्त उसे चाय का कप पेश किया तो कहने लगा, मैं चाय नहीं पीता। मुझे उसकी बात पर गुस्सा तो बहुत आया, मगर मैं बर्दाश्त कर गई। मुझसे भी वो उम्र में काफी बड़ा था और मुझे इस तरह बुला रहा था जैसे मुझसे छोटा हो। अगर उसे चाय पसंद नहीं थी तो रोज रात को जवान बीवी के कमरे में जाने से पहले क्यों पीता था? ये सवाल मुझे चैन लेने नहीं दे रहा था। एक दिन मैंने छुप कर देखा तो उसने चाय में एक खास सफूफ घोल कर मिलाया था, फिर उस चाय के कप को गटागट पी गया था। मगर मैं नोट कर रही थी कि जब से उसकी शादी हुई थी वो तो जैसे बूढ़े से जवान होने लगा था। कहाँ उसके चेहरे पर झुर्रियां, और अब वो नई नवेली दुल्हन के साथ रोज शहर को निकला होता। ये क्या चक्कर था? ये जानने के लिए मैंने उसकी पुरानी मुलाजमा को पैसे देकर पूछा तो उसका जवाब सुनकर मैं मजीद उलझ गई। कहने लगी, ये सारा कमाल उस चाय का है जो साहब रोज रात को पीते हैं। जब भी मालिक नई शादी करते हैं तो वो रोज चाय पीकर ही रात को अपने कमरे में जाते हैं। मैंने उससे कहा, तुम्हारे मालिक को मैंने चाय में कुछ मिलाते भी देखा था, वो क्या खास चीज मिलाता है? तो वो सोचते हुए कहने लगी, हाँ जी, देखा तो मैंने भी काफी बार है। मालिक चाय में कुछ मिलाकर पीते हैं, मगर मैं मुलाजिम बंदी हूँ जी, मैं पूछने की जुर्रत कैसे कर सकती हूँ? मेरा ख्याल है कोई मर्दाना ताकत वाली दवा होगी ताकि साहब अपनी 18 साला जवान बीवी को खुश रख सके। वैसे पहले मैंने भी वही सोचा था जो वो नुकरानी कह रही थी कि हो सकता है वो 70 साला बूढ़ा अपनी ताकत बढ़ाना चाह रहा हो, मगर ना जाने क्यों मेरी हिस्स मुझे बार बार एहसास दिला रही थी कुछ और मामला है। मेरी सुतेली बेटी भी इस शादी पर वैसी ही खुश थी जैसे नई नवेली दुल्हनें होती हैं। अपने बूढ़े शोहर के साथ हंसी खुशी बाहों में बाहें डालकर घूम फिर रही थी। अब वक्त आ गया था कि मैं इसके बाप को बताती कि उसकी बेटी ने घर से भागकर एक 70 साला बूढ़े से शादी कर ली। मैंने अपने मंसूबे पर अमल करने का सोचा तो मेरी सुतेली बेटी हीरो का हार लिए मेरे कमरे में चली आई और कहने लगी, अगर आप बाबा को बताएंगी तो वो जबरदस्ती आकर मुझे ले जाएंगे, मगर मैं अब अपने शोहर के साथ ही खुश हूँ, नहीं बताएं उन्हें, जब वो वापिस आएंगे तब देखा जाएगा। मैंने भी हीरो की लालच में आकर मोबाइल एक तरफ रख दिया। उस वक्त मुझे भूल गया था कि ये शादी मैंने अपने इंतकाम के लिए ली थी। रात को हस्बे मामूल उस बूढ़े को चाय का कप पीते देखकर मुझे नुकरानी की गुफ्तगू याद आई कि हो सकता है कि वो खुद को जवान और ताकतवर रखने के लिए किसी खास दवा का इस्तेमाल कर रहा था। अगर ऐसा था तब फिर भी गलत था। मैंने तो इस 70 साला बूढ़े से अपनी 18 साला सुतेली बेटी की शादी करवाई थी ताकि वो भी वैसे ही औलाद के लिए तरसे, मेरी तरह बे औलाद रहे, तभी मेरा बदला पूरा होता। मगर इस बूढ़े को देखकर लग रहा था कि इस शादी ने उस पर अलग ही खुमार और रंग चढ़ा दिया है और ये सब इस चाय का कमाल था। कम से कम मुझे तो ऐसा ही लग रहा था। मुझे कुछ भी करके उस चाय के राज तक पहुंचना था ताकि अगर ऐसी वैसी कोई बात है तो मैं वक्त पर कुछ कर सकूं। मैंने अपनी सुतेली बेटी से कहा कि अपने शोहर को रोज रात को दूध का गिलास दिया करो, अगर इस उम्र में वो कुछ और पिएगा तो खतरनाक साबित हो सकता है। वो मासूम लड़की मुझसे पूछने लगी, कुछ और क्या मतलब, क्या नहीं पीना चाहिए? इससे पहले मैं उसे जवाब देती मेरी नजर उसके बेड पर रखी मुख्तलिफ चीजों पर पड़ी। ब्रांड्स, कपड़े और जूतों से लेकर मेकअप तक। मैंने और उसने भी कभी जिंदगी में इतनी महंगी चीजें नहीं देखी थी। मेरी तो आंखें खुली की खुली रह गई। मैंने उसे समझाते हुए कहा कि कोशिश करो अपने शोहर से दूर ही रहो और जितना माल असबाब समेट सकती हो समेट लो। बल्कि अभी मैं ऐसा करती हूँ कि तुम्हारे ये सारा सामान मैं सेट कर देती हूँ। मैंने उसका सारा सामान सेट
सेट करने के लिए बहाने कमरे की तलाशी ले ली, मगर वो पुड़िया मुझे कहीं ना मिली जो वो बूढ़ा अपनी चाय में मिलाकर पीता था। नुकरानी ने बताया था कि वो अपनी चाय भी खुद बनाता है, किसी को पास नहीं आने देता। नुकरानी ने ये बताकर कहा, अब आप देखिएगा साहब कितनी जल्दी औलाद वाले होंगे। पहले भी ऐसे ही होता आया है। मैं तो ये सुनकर घबरा गई। उसकी औलाद नहीं होनी चाहिए थी, इसलिए तो सुतेली बेटी की शादी उससे कई गुना बड़े आदमी से करवाई थी जो औलाद पैदा करने की सलाहियत ही ना रखता हो। मगर यहाँ तो उल्टी गंगा बह रही थी। वो तो औलाद पैदा करने के चक्कर में था। मैंने खुद तस्दीक करने का सोचा और एक दिन उससे पूछ ही लिया कि तुम्हें क्या चाय पीने का शौक है। कहने लगा, मैंने आपको उस दिन भी बताया था कि मुझे चाय पीने का कोई शौक नहीं है। मेरे सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका था। मैंने कहा कि झूठ क्यों बोलते हो, मैंने कई बार बल्कि रोजाना चाय पीते हुए देखा है तुम्हें। तुम रोज अपने कमरे में जाने से पहले चाय का कप पीकर जाते हो। अब जल्दी से बताओ ये क्या चक्कर है। कहने लगा, कोई नहीं है, मुझे दिन के वक्त चाय पसंद नहीं है, रात को मैं बहुत शौक से पीता हूँ। मगर रोजाना क्यों पीते हो? मेरा सवाल अभी वहीं खड़ा था। वो मेरे सवालों से उकता गया और कहने लगा, क्योंकि मुझे दूध पीना अच्छा नहीं लगता तो इसलिए चाय पी लेता हूँ। ठीक है कहकर वो गुस्से से चला गया। अभी तो मैंने सिर्फ चाय का ही पूछा था और वो घबरा कर चला गया, जैसे मैंने उसकी कोई चोरी पकड़ ली हो। अगर मैं उससे उस बुढ़िया का भी पूछ लेती तो शायद वो तो बेहोश ही हो जाता कि मैं उसके बारे में इतना जान गई हूँ। चाय पीना कुछ इतनी मशकूक बात नहीं थी, मगर उसका नाकाबिले बर्दाश्त रवैया बहुत से सवालात उठा रहा था। मेरे जहन में अगली रात की बात है। मैं उसके आने से पहले ही किचन में बहाने से मौजूद थी। मुझे देखकर वो चौंक गया, जैसे उसे उम्मीद ही ना हो मैं यहाँ पर रात की इस पहर मौजूद होंगी। मैंने कहा, मैं तुम्हारे लिए चाय बना दूं? वो कहने लगा, मुझे किसी की मदद की जरूरत नहीं, मैं खुद बना सकता हूँ। मैं मुंह बनाकर बाहर आ गई। मैंने उसकी बीवी से कहा कि तुम अपने शोहर के लिए खुद चाय बनाया करो ना। वो कहने लगी, मैंने तो बहुत बार कहा है मगर वो खुद ही मना कर देते हैं कि नहीं मैं खुद बनाऊंगा। कभी कभी तो मेरे लिए भी बना कर ले आते हैं। कुछ दिनों से मैं नोट कर रही थी कि मेरी सुतेली बेटी के घर से बाहर के चक्कर कुछ ज्यादा ही लगने लग गए थे। पहले तो मैंने यही सोचा था कि इसके बाप से इंतकाम लूं कि देखा तुमने अपने से छोटी उम्र की लड़की से शादी करके उसे औलाद की ख्वाहिश से महरूम रखा था ना। अब देखो तुम्हारी बेटी अपने से दुगनी उम्र के बड़े आदमी से भी ब्याही गई है। मैंने यही सब करने का सोचा था, मगर उस बूढ़े के पास इतनी दौलत हो गई मेरे तो ख्वाबो ख्याल में भी नहीं था और अब मुझे अपना इरादा बदलना पड़ा था। मैंने सुतेली बेटी से कहा कि किसी भी तरह उससे दौलत निकलवाओ। अगर वो मेरे हाथों से निकल जाती तो बड़ा मसला हो जाता। समझदार होने से कबल अपना मकसद हासिल करना बहुत जरूरी था और उसके लिए सबसे पहले तो उस 70 साल बूढ़े की वो जादुई चाय बंद करवानी चाहिए थी जिससे उसकी ताकत दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। मैंने एक मंसूबे पर अमल करने का सोचा। रात को जैसे ही उसने चाय का कप तैयार किया और उसके अंदर अपनी जेब से वो खास पुड़िया निकाली और वो पाउडर अपने चाय में मिलाने लगा, इससे पहले कि वो चाय पीता मैंने जल्दी से किचन के बाहर एक गुलदान गिरा दिया। वो जल्दी से कप रख कर बाहर गया, ये देखने के शोर किस चीज का है। मेरे लिए इतना मौका ही काफी था। मैं जल्दी से किचन में गई और उसका कप उस कप से बदल दिया जो मैंने कुछ देर पहले ही तैयार किया था। इस कार्रवाई में मुझे कुछ सेकंड लगे थे। मैं असल में ये मालूम करना चाहती थी कि आखिर इस चाय में क्या है, इसमें क्या खास चीज मिलाते हैं। सुबह हुई तो मैंने उस चाय को एक शॉपर में डाला और एक लेबोरेटरी पर टेस्ट के लिए दे आई। सारा राज खुल जाता कि उसके अंदर ऐसा क्या खास था। मैं वहां से वापस घर आ रही थी कि मैंने अपनी सुतेली बेटी को गाड़ी चलाकर कहीं जाते देखा। वो अकेली गाड़ी चला रही थी और मुझे इस बात का इल्म ही नहीं था कि उसे गाड़ी चलाने आती है। उसकी शादी को बामुश्किल 2 हफ्ते हुए थे। इतने दिनों में उसका शौहर तो उसे गाड़ी चलाना सिखा नहीं सकता था और उसके बाप के पास तो मोटरसाइकिल थी। फिर उसने गाड़ी चलाना किससे सीखी और कब? मैं इन्हीं ख्यालों में खोए घर पहुंची। घर गई तो मेरे शौहर का फोन आ गया। मैंने इतने दिनों से उसे जानबूझकर फोन नहीं किया था। वो अपनी बेटी से बात करना चाह रहा था। मैंने कहा, पता नहीं कहाँ है, मुझे बताकर नहीं जाती। तुम्हारी बेटी अपनी मर्जी की मालकिन बन बैठी है, कल को कुछ और ऊंच नीच हो गई तो फिर ना कहना। मुझे इस लड़की पर बहुत गुस्सा आ रहा था। मुझे बताए बगैर ये किन हवाओं में उड़ रही है। कई दिन हो गए थे बस अपने आप में मगन रहती और बाहर के चक्कर लगाती रहती। मैंने उसकी शौहर से जाकर पूछा, कहाँ है तुम्हारी बीवी? कहने लगा, ड्राइवर के साथ शॉपिंग पर गई है। अब मैं इस उम्र में तो इसके साथ घंटों शॉपिंग नहीं कर सकता। हिम्मत जवाब दे जाती है तो मैंने उसे ड्राइवर के साथ भेज दिया। अब उसे क्या बताती कि ड्राइवर बाहर फारिग बैठा है और तुम्हारी कम उम्र जवान बीवी
बाहर घूमती फिर रही है। मुझे उस लड़की पर शक होने लगा था। कुछ तो चल रहा था इस घर में जिसकी खबर मुझे नहीं थी, जो वो मुझसे छुपा रही थी। मैं जब भी अब उसे देखती थी यही लगता था कि वो कुछ अजीब बर्ताव कर रही है। शोहर के घर में होने के बावजूद वो फोन पर लगी रहती थी। मैं कुछ पूछती तो कहती मैं अपनी सहेलियों से बात कर रही हूँ। लैब वाले ने 2 दिन बाद रिपोर्ट्स देने का कहा था। जब तक मुझे सच्चाई का इल्म नहीं होता कि वो खास चाय ही क्यों पीता है, मैं तब तक उसे पीने नहीं देना चाहती थी। इसलिए आज रात भी बहाने से उसे बाहर भेजकर चाय का कप बदल दिया। अगले दिन भी मैंने यही किया। फिर लैब वाले को फोन आया कि रिपोर्ट्स बन गई है, आकर ले जाए। मैंने उससे कहा कि मुझे बताओ कि रिपोर्ट्स में क्या लिखा है। जो कुछ उसने बताया उसे सुनकर मुझे लगा कि घर की छत मेरे सर पर गिर गई हो। जो कुछ मैं सुन रही थी मुझे यकीन नहीं आ रहा था। मैंने घर जाकर उस बूढ़े के पास जाकर वो रिपोर्ट्स फेंकी और कहा कि ये देखो, इस चाय का रिजल्ट। बड़े शौक से पीते हो, मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम जहर पी रहे हो, वो भी अपनी मर्जी से। इस बुढ़िया में जहर होता है जो तुम जानबूझकर चाय के कप में मिलाकर पीते हो। लैब वाले ने बताया था कि इस चाय में तो ताकत वाले अज्जा शामिल है, मगर इसमें कुछ ज़रात जहर के भी मिले हैं। और ये सुनकर मैं हैरान हुई थी कि वो जानबूझकर जहर क्यों पी रहा है। फिर मुझे ख्याल आया कहीं इसकी बीवी तो इसे जहर नहीं दे रही, क्योंकि इसके रंग ढंग कुछ निराले ही लग रहे थे। यही सवाल मैंने उससे किया कि तुम्हें ये पुड़िया तुम्हारी बीवी देती है कि अपनी चाय में मिलाकर पियो? क्या वो तुम्हारी जान लेने के दर पे है ताकि तुम्हारे मरने के बाद वो सारी दौलत इसे मिल सके? मेरे जहन में तो यही आ रहा था कि मेरी सुतेली बेटी ही इसे मारने का मंसूबा कर रही हो ताकि दौलत और जायदाद उसके नाम हो जाए। बूढ़े की कोई औलाद तो थी नहीं। मेरी बात सुनकर वो हंसने लगा, कहने लगा नहीं, ऐसा नहीं है। मेरी मासूम सी भोली भाली सी बीवी को तो इस बारे में इल्म भी नहीं। मैं ये जहर खुद ले रहा हूँ और मुझे मालूम है कि मैं क्या कर रहा हूँ। ये सुनकर तो मेरे होशी फना हो गए और रोंगटे खड़े हो गए कि वो खुद अपनी मर्जी से जहर ले रहा है। कोई पागल ही ऐसा कर सकता था। होशमंद इंसान से ऐसे तवक्को नहीं की जा सकती थी। मैंने उससे पूछा क्यों कर रहे हो तुम ऐसा? अपनी जान क्यों लेना चाहते हो? वो कहने लगा तुम इतनी समझदार हो कि इतना कुछ मालूम कर लिया है तो ये भी मालूम कर लो कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ। जाओ और जाकर मालूम कर लो, क्योंकि अगर देर हो गई तो सच में बहुत देर हो जाएगी। मैं परेशान होकर उसके कमरे से निकल आई कि बुढ़ा तो पागल हो गया है, अजीब बहकी बहकी बातें कर रहा है। अब भला मैं इसका राज पता कैसे करती कि वो ये सब क्यों कर रहा है? मुझे अब शक हो रहा था कि वो कोई एबनॉर्मल इंसान है। इस टेंशन में मुझे तो डर भी लग रहा था कि इस बुढ़े का क्या पता कहीं मेरे खाने में ही जहर ना डाल दिया हो। अगले दिन मैं अपना चेकअप करवाने डॉक्टर के पास अस्पताल चली आई। वहां मैंने अपनी सुतेली बेटी को देखा। इससे पहले कि मैं उसके पास जाती वो वहां से गायब हो चुकी थी। शायद मुझे ही गलत फहमी हुई थी। भला उसने यहाँ क्यों होना था? डॉक्टर से चेकअप करवा कर मेरी तसल्ली हुई कि शुक्र था कि कोई मसला नहीं था। मैं बिल्कुल ठीक थी। वैसे भी अभी मेरी कौन सी उम्र थी, 32 साल की थी मैं। सच कहूँ तो अब मैं पछता रही थी कि अपने शोहर से इंतकाम के चक्कर में उसकी बेटी के साथ साथ मैं खुद भी फंस चुकी थी। वापसी पर आते हुए मैंने एक बार फिर उसकी झलक देखी। मैंने जल्दी से टैक्सी को रोका और कहा कि इस गाड़ी के पीछे टैक्सी लगाओ। मैं देखना चाहती थी कि वो कहाँ जा रही है। और ये देखकर मेरी हैरत की इंतहा ना रही कि वो उसी अस्पताल जा रही थी जहाँ से अभी थोड़ी देर पहले मैं वापस आई थी। इसका मतलब था कि मेरा शक ठीक था। थोड़ी देर पहले जो मुझे लगा था मैंने उसे देखा था वो सही देखा था। मैं देखना चाहती थी कि वो अस्पताल क्यों जा रही है। कहीं मेरी तरह उसे भी तो सारी सूरत हाल का इल्म तो नहीं हो गया। गाड़ी से सिर्फ वही नहीं उतरी बल्कि साथ में कोई और भी निकला जिसे देखकर मैं दंग रह गई। वो तो उसके शोहर का भांजा था। अब सारा खेल मुझे समझ आ गया था कि सारी बात क्या थी। यकीनन ये दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे और ये बात उस बुढ़े को पता चल गई होगी। मैं उन दोनों के पीछे अस्पताल चली गई। मैंने जरा करीब होकर उनकी बातें सुनने की कोशिश की। वो उसे कह रहा था कि तुम फिक्र नहीं करो, सब ठीक होगा, कुछ नहीं हुआ तुम्हें। थोड़ी देर बाद जब वो डॉक्टर के कमरे से बाहर निकले तो मुझे देखकर चौंक गई। उनकी रंगत उड़ गई। वो कहने लगी अम्मी आप यहाँ? मैंने पूछा क्या हुआ है तुम्हें, अस्पताल क्यों आई हो? वो रोते हुए कहने लगी अम्मी मुझे खतरनाक बीमारी हो गई है। डॉक्टर कहते हैं कि तुम्हारे अंदर जहर है। मुझे समझ नहीं आया कि मेरे अंदर जहर कहाँ से आया। मैंने कहा तुम्हारे शोहर की वजह से, क्योंकि वो जान गया था कि तुम उससे बेवफाई कर रही हो, उसके भांजे से ताल्लुक बना रही हो, इसलिए तो इसने तुम्हें सजा दी। वो खुद जहर लेता था और वही जहर उसने तुम्हारी रगों में भर दिया। उसका चेहरा पीला पड़ गया। उसको समझ नहीं आ रही थी कि उसके शोहर को ये सब कैसे पता चला। वो रोते हुए कहने लगी ये सब आपकी वजह से हुआ है। मैंने तो पैदा होते ही जिस औरत को माँ के रूप में देखा वो आप थी। मैंने हमेशा आपको अपनी माँ के रूप में देखा। आपने गलत किया या ठीक, मैंने हमेशा आपका साथ दिया। आपको बाबा ने औलाद नहीं दी तो इसका बदला आपने मुझसे लेने का सोचा। आपने अपने
इंतकाम की खातिर मेरी जिंदगी बर्बाद करने के लिए इस 70 साल बूढ़े से मेरी शादी करवा दी, जो रोज मर्दाना ताकत की दवाइयाँ खाकर खुद को जवान रखने की कोशिश करता। मैंने आपकी खातिर उससे शादी के लिए हाँ कर दी, मगर मैं एक 18 साल की जवान लड़की हूँ और वो 70 साल का बूढ़ा आदमी। मेरे भी कुछ अरमान थे। शोहर के भांजे से यूं ही एक दो बार मुलाकात हो गई। मेरा दिल बेईमान होने लगा। मैं अंदर ही अंदर उसे चाहने लगी और ये भी मुझे पसंद करने लगा। हम दोनों अक्सर ही घूमने फिरने निकल जाते थे, मगर मैं क्या जानती थी कि मेरा शोहर ये सब जान जाएगा। आज मेरी तबीयत खराब हुई तो कहने लगा, तुम्हारे अंदर जहर है। मैं तो अपनी बीवी को अपने साथ यूं ही बांध कर रखता हूँ, वो बेचारियां जहर से बच नहीं पाती और मेरे जिस्म को अब उसकी आदत हो गई है, इसलिए मुझे कुछ नहीं होता। जाओ, जाकर अस्पताल में जाकर पता कर लो कि तुम्हें क्या हुआ है। इसलिए मैं भागी भागी यहाँ चली आई और डॉक्टर ने भी कंफर्म कर दिया कि मेरे अंदर उस शख्स ने जहर भर दिया है और ये सब आपकी वजह से हुआ है। मैं उसे छोड़ना चाहती थी, मगर आप दौलत की लालच में अंधी हो गई और यहाँ तक कि अपना इंतकाम भी भूल गई। आपकी वजह से मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई। मुझे उसकी बात सुनकर बहुत शर्मिंदगी हुई। वाकई वो सच कह रही थी, सारा कसूर मेरा था। बजाय अपने शोहर से बात करने के मैंने उसकी बेटे से इंतकाम लेने का सोचा, और मुझे क्या मालूम था कि वो हकीकत में इतना खतरनाक निकलेगा कि अपनी बीवियों को खुद से बांधने के लिए ऐसे खतरनाक हरबे इस्तेमाल करता था। ये सब मेरी वजह से हुआ था और अब मुझे ही इस सारे किस्से को ख़त्म करना था। मैंने उससे वादा किया कि ठीक है, मैंने तुम्हारे साथ गलत किया और अब मैं ही सब ठीक करूंगी। मैंने पहले उसका अच्छे से इलाज करवाया। इतना शुक्र था कि हमें जल्दी पता चल गया और बर वक्त इलाज शुरू हो गया और कुछ महीनों में ही वो बिल्कुल ठीक होगी। इस सारे अरसे के दौरान वो अपने शोहर से दूर रही थी। उसके शोहर से कुदरत ने खुद खूब इंतकाम लिया कि उसे एक दिन फालिज हो गया और अटैक इतना शदीद था कि वो बिस्तर का होकर रह गया और 2 माह में ही वो इंतकाल कर गया। कानून की रूह से अब उसकी सारी दौलत की मालकिन उसकी बीवी थी। मैंने उसकी इद्दत पूरी करवा दी, उसकी पसंद से उसकी दूसरी शादी करवा दी। उससे शर्मिंदा थी और उससे माफ़ी मांगी कि जज्बात में आकर उसके साथ बहुत गलत कर दिया मैंने, मगर उसने मुझे माफ़ कर दिया। मैंने गायनोकोलॉजिस्ट से अपने बारे में तफसील से बात की। उसने मुझे बताया था कि मैं बांझ नहीं हूँ, बस मेरे शोहर ने मुझे अपनी औलाद के हक से महरूम रखा था। मैं अभी 32 साल की थी, जवान और खूबसूरत थी, अपनी नई जिंदगी शुरू कर सकती थी। इसलिए मैंने अपने शोहर से तलाक ले ली और कुछ अरसे बाद एक अच्छे और सुलझे हुए इंसान से शादी कर ली, जिससे मेरी एक बेटी और बेटा पैदा हुए। आज मैं अपनी जिंदगी में बहुत खुश हूँ। मेरे पहले शोहर की बेटी भी शुक्र है उसने मुझे माफ कर दिया था।